तो ये हो गए ईस्ट, हाँ लास्ट लाइन लिखो 1772 में। फिर इस द्वैत शासन को खत्म किसने किया? तो उसमें लिखो द्वैत शासन की समाप्ति। तो लिखो द्वैत शासन की समाप्ति 1772 में, द्वैत शासन की समाप्ति 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने, वारेन हेस्टिंग्स ने की। तो ये चैप्टर हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल। इसके बाद में दो तीन क्षेत्रीय शक्तियाँ और बस्तियाँ भारत की, एक हैं अंग्रेज और मराठे, अंग्रेज वर्सेस मराठे, इनको लेंगे। इनके बाद में सिख लेंगे अपन, फिर उसके बाद में अपन लेंगे अंग्रेज बनाम मैसूर। ये तीन और हैं। इनके बाद में अपने पास जो रटने वाले या जो डेट वाले युद्ध वाले वो सब भारतीय इतिहास से गायब हो जाएंगे। उसके बाद में अंग्रेज़ों का जो आगमन होगा, धर्म सुधार आंदोलन है, गांधी जी का आंदोलन है, वो लेंगे। तो अब अपने लेते हैं अंग्रेज़ और मराठे, क्योंकि जब अंग्रेज आए थे तो भारत में यही थी शक्तियाँ, तो सबसे पहले इनसे लड़ना जरूरी था। अब देखो इनमें मराठों का अपन क्या है, मराठों का अध्ययन, आधा अध्ययन तो इनका होता है मध्यकालीन भारत में, जहाँ शिवाजी से स्थापना करता है वहाँ से लेकर 1707 तक तो अपन ले लेते हैं मध्यकालीन भारत में। 1707 के बाद में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई है उसके बाद के टाइम को अपन ले लेते हैं आधुनिक भारत वाले हिस्से में। तो ये पेशवाओं का काल होता है, उस समय जो इनके जो छत्रपति थे उनका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो अपन लेते हैं इनको मराठों के जो पेशवाओं का टाइम पीरियड था उसको अपन इसमें लेते हैं। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? शिवाजी महाराज ने की थी। तो जो पीछे का बैकग्राउंड है, मराठे कौन थे, क्यों क्यों स्थापना की इन्होंने, कौन सी युद्ध प्रणाली अपनाई, कौन कौन राजा बने थे, ये तो अपन मिडाइवल इंडिया में ले लेंगे। और जो उसके बाद का है वो अपन किस में लेंगे? आधुनिक भारत में। तो ये पीछे का तो समझ में आया है ना, बंगाल वाला। तो इसमें मैं दो चार पूछूं आपको। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने, मुर्शिद कुली खान ने की थी। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? पहला प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला के और उसका क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में। 57 प्लासी के युद्ध के बाद कौन बना था राजा? मीर जाफर। और मीर जाफर के बाद में कौन बना था? मीर कासिम। मीर कासिम के साथ अंग्रेजों का कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ था। बिल्कुल। बक्सर के युद्ध के बाद संधियाँ कौन सी हुई थी? इलाहाबाद की फर्स्ट और सेकंड संधि। उसके बाद कौन सी व्यवस्था आई थी? द्वैत शासन। तो द्वैत शासन में अपन ने क्या देखा था, क्या व्यवस्था थी, अंग्रेजों ने क्यों अपनाई, उसके अंग्रेजों को क्या लाभ हुए और भारतीय व्यवस्थाओं पर क्या दुष्परिणाम निकल के आए। उसके बाद अपन ले रहे हैं अंग्रेज व मराठे। जो पुराना टाइम पीरियड था इनका वो तो मध्यकालीन में हो जाता है, और इनका अपन जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं इनका पेशवाओं से। पेशवा क्या होते थे एक बार तो ये समझ लो। पेशवा इनका जो प्रधानमंत्री होता था, एक तरीके से जो शासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो पेशवा पद होता था। पेशवा क्या होता था? इनका प्रधानमंत्री। और इनका जो पहला पेशवा बना था वो था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। वो बने थे 1713 से 1720। इन पेशवाओं के टाइम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, फैक्चुअल वाले प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इनकी शुरुआत करने से पहले सबसे पहले लिखो मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी ने की थी। मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी ने की थी।
1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। अब देखो उन शिवाजी 1674 में राज्याभिषेक हुआ था, 1680 में शिवाजी की डेथ हो जाती है। ये इनका टाइम पीरियड रहा था। ये लिख लो एक तरफ साइड के अंदर। शिवाजी के बाद में 1680 में आए, 80 से 89 के बीच में रहे थे। शिवाजी के उत्तराधिकारी थे संभाजी। 1689 से और 1700 तक रहे थे राजा राम। और 1700 से लेके 1707 तक इनकी पत्नी थी ताराबाई। और 1707 से लेके 1749 तक रहे थे साहू। ये साइड में लिख। होता क्या है, 1707 को क्या था, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उससे पहले क्या किया, औरंगजेब के कब्जे में थे ये साहू, मुगलों की कैद में थे ये। अब क्या हुआ, अपन ने पढ़ा था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके दो पुत्र थे, मुअज्जम और आजम। इनमें उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, मुअज्जम और आजम में। अब ये दोनों क्या कर रहे थे, इनमें आजम ने क्या किया, मराठों का सहयोग लेने के लिए जो कैद में थे, कौन, साहू, उनको मुक्त कर दिया कि तुम महाराष्ट्र जाओ और वहाँ पे तुम मेरा सहयोग करना ताकि मराठों का सहयोग मिले। हालांकि उत्तराधिकार युद्ध में फिर मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पे बैठ जाता है। तो आजम ने क्या किया था, 1707 को साहू को कैद से मुक्त कर दिया। अब साहू जैसे ही महाराष्ट्र आता है तो वहाँ शासन कौन कर रही थी, ताराबाई कर रही थी। तो युद्ध होना स्वाभाविक था। इसलिए 1707 में, एक बार लिखना मत, 1707 में एक युद्ध होता है इनके बीच में, खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध हुआ 1707 में। किस किस के बीच में हुआ, साहू और ताराबाई के बीच में, साहू वर्सेस ताराबाई। परिणाम क्या निकलता है, साहू इसमें जीत जाता है और खुद का केंद्र बना लेता है सतारा को। महाराष्ट्र में एक जगह है सतारा। तो फिर ताराबाई कहाँ चली जाती है, यहाँ तो साहू रह जाते हैं सतारा में, और ताराबाई चली जाती है कोल्हापुर। वहाँ से शासन करने लगते हैं, दोनों लोग शासन करने लगते हैं। ये कोल्हापुर से करने लगते हैं। तो 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ, ताराबाई वर्सेस साहू के बीच में। इसमें क्या होता है, साहू ने सतारा को अपना केंद्र बना लिया और ताराबाई ने कोल्हापुर को बना लिया। तो ये तो लिख लिया ना आपने। उसके बाद में आप लिखो 1707 को मुगल शहजादे आजम ने 1707 को मुगल शहजादे आजम ने साहू को आज़ाद कर दिया। अब उसमें आगे लगाओ खेड़ा का युद्ध। सन लिख लो 1707, ऐसा लिख लो 1707। साहू वर्सेस ताराबाई। ये लिखने के बाद लिखना परिणाम क्या रहा। परिणाम में लिखो, साहू इस युद्ध में विजयी रहे। तथा सतारा में छत्रपति बन गए।
बन गए। ताराबाई कोल्हापुर चली जाती है, ताराबाई कोल्हापुर चली जाती है। अब क्या होता है, इनको कैद कर लिया जाता है, साऊ को। साऊ को 1712, एक समझना इसमें, 1712 को क्या होता है, साऊ को कैद कर लिया। किसने कर लिया? ताराबाई के समर्थकों ने, ताराबाई के समर्थकों ने। तब तक क्या थे, बालाजी विश्वनाथ इनकी सेवा में आ चुके थे, साऊ की सेवा में आ चुके। तो इन्होंने क्या किया, बालाजी विश्वनाथ ने 1712 में क्या किया, ताराबाई के समर्थकों में फूट डलवाकर साऊ को मुक्त करा दिया वहाँ से। तो साऊ खुश हो गए और खुश होकर इन्होंने इनको अधिकार दे दिया और एक पद बनाया पेशवा, और उनको प्रधानमंत्री की पावर दे दी। इसके बाद 1713 में पेशवा का पद बना था। कब बना था? 1713 में। 1713 के बाद में पेशवा ही मराठाओं की वास्तविक शक्ति रहे थे। तो इसमें लिखो 1712 को साहू को ताराबाई के समर्थकों ने 1712 को ताराबाई के समर्थकों ने बंदी बना लिया था, लेकिन बालाजी विश्वनाथ ने कूटनीति से उनके समर्थकों में फूट डलवा दी, उनके समर्थकों में फूट डलवा दी। साहू ने 1713 में पेशवा पद को अनेक अधिकार प्रदान कर दिए, अनेक अधिकार प्रदान कर दिए गए। अब देखो उसके बाद पेशवाओं का काल शुरू होता है। किस किस पेशवा के समय क्या हुआ उसको पूछा जाता है। तो पेशवाओं का समय, तो आप लिख लो इसमें पेशवाओं का समय। 6-7 पेशवा हुए हैं, उनका अपन टाइम पीरियड भी देख लेते हैं। सबसे पहला था, लिखते जाओ, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, इनका टाइम पीरियड था 1713 से 1720। बालाजी विश्वनाथ के बाद आए बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम, इनका टाइम पीरियड रहा 1720 से 1740 तक। इनके बाद इनके पुत्र बने बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव, सत्रह सौ 1740 से 1761। इसके बाद में बने थे माधव राव। इनका टाइम पीरियड था 1761 से 1772 तक। इनके बाद में बने थे नारायण राव। इनका 1 साल ही रहा टाइम पीरियड, बाद में इनके चाचा ने इनकी हत्या कर दी थी 1773। इनके बाद में बनता है, इन दोनों का नाम मिला लो, माधव नारायण राव। माधव नारायण राव, वो रहे थे 1773 से 1796 तक।
लास्ट में रहे थे बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय, ये पेशवाओं का टाइम पीरियड रहा है। बाजीराव सेकंड, ये था 1796 से 1818 तक। ये इनमें इनका 74 करो यहाँ पे, ये है ना माधव नारायण राव, ये 74 कर लो इसमें, 74 से 96 तक। अब इसमें सबसे पहला लिखो बालाजी विश्वनाथ। इनमें अब फैक्चुअल पर्सन ही पूछते हैं, ये घटना किसके समय हुई, ये किसके समय हुई। तो ये लिखो, ये थे कोंकण तट पड़ता है, जो अपन पश्चिमी तट पे पड़ते हैं ना, कोंकण तट। एक बार देख लो, कोंकण तट के चित्पावन ब्राह्मण थे, चित्पावन ब्राह्मण थे। ये क्या थे, जब साहू की सेवा में आए थे, उससे पहले ये सेना करते के पद पे थे। सेना करते एक पद होता था, वो था सेना का संगठन करने वाला, सेना का संगठन करने वाला। 1712 में इन्होंने क्या की थी, साहू को कैद से मुक्त करा दिया था। साहू को जब कैद से मुक्त कराया तो उन्होंने प्रसन्न होकर इनको 1713 में क्या बना दिया, पेशवा बना दिया था। पेशवा बनने के बाद तो सबसे पहला पेशवा कौन थे, बालाजी विश्वनाथ। तो ये 3 तो लिखो, ये कोंकण तट के चित्पावन ब्राह्मण थे, ये कोंकण तट के चित्पावन ब्राह्मण थे। ये दूसरा लिखो, ये पेशवा बनने से पहले सेना करते के पद पर थे। महाराष्ट्र में छोटे छोटे राज्य थे, उनमें एक राज्य था, उसका राजा था बालाजी धन्ना जी। तो बालाजी धन्ना जी की ये सेना में थे, और उनकी सेना में ये सेना करते के पद पे थे, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये लिख लो, ये साहू के पास आने से पहले सेना करते के पद पे था। 1712 में, इसमें लिखो 1712 में साहू को 1712 को साहू को ताराबाई की कैद से मुक्त कराने पर 1712 में साहू को ताराबाई की कैद से मुक्त कराने पर साहू ने प्रसन्न होकर इनको प्रथम पेशवा बना दिया, तथा सतारा इनका केंद्र बनाया गया। तो पेशवाओं का केंद्र कौन सा था, सतारा, बाद में पूना बन जाएगा इनका। सॉरी, इसमें लिखो सतारा नहीं, पेशवाओं का केंद्र पूना बना दिया गया। सतारा तो यहाँ के छत्रसाल रहेंगे, राजा रहेंगे, है ना। तो सतारा में तो कौन थे, छत्रपति, जो छत्रसाल इनको कहते थे, इनके राजा, वो तो रहते थे सतारा, और पूना में रहते थे पेशवा। तो शक्ति के यहाँ पे भी 2 केंद्र थे। इसमें लिखो खेड़ा, अगला पॉइंट लिखो, खेड़ा के युद्ध में इन्होंने शाहू का पक्ष लिया। खेड़ा के युद्ध में साहू का पक्ष लिया, पक्ष लिया था। अब देखो, एक मुगल सूबेदार था सैयद हुसैन, मुगल सूबेदार थे सैयद हुसैन। इन्होंने आगे क्या किया, 1717 में क्या किया,
ये संधि बड़ी महत्वपूर्ण है। मुगल, एक बार समझ लो, इसमें मुगल सूबेदार था सैयद हुसैन। इस समय राजा कौन रहेगा मुगलों का? 1717 के समय 13 से 19 फर्रुखसियर, फर्रुखसियर ही था ना, 1713 से 19 फर्रुखसियर था। और फर्रुखसियर के समय सैयद बंदों का प्रभाव था। तो एक सैयद बंदू था सैयद हुसैन, ये मुगल सूबेदार था सैयद हुसैन। तो सैयद हुसैन के साथ क्या हुआ, मराठे कर रहे थे लगातार मुगलों के जो राज्य थे उस पर अटैक करते थे, और ये दो कर वसूल करते थे। आगे देखेंगे अपन, चौथ और सरदेशमुखी। मराठे दो कर वसूल करते थे, चौथ और सरदेशमुखी। तो ये क्या थे, जो मराठों के जो क्षेत्र थे उनमें चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे। तो मराठों से मुगल परेशान थे, इसलिए एक मुगल सूबेदार था सैयद हुसैन। सैयद हुसैन और बालाजी विश्वनाथ के बीच एक स्थायी समझौता हुआ। किसके बीच में? बालाजी विश्वनाथ। इस समझौते में कुछ ऐसे प्रावधान किए जिसे मराठों को बहुत लाभ हुआ। तो उसको भी, इस समझौते को भी मराठों का मैग्ना कार्टा कहते हैं। एक रिचर्ड टेम्पल इतिहासकार हुआ है, उसने बताया इस समझौते को। हालांकि 1717 में इस समझौते को फर्रुखसियर ने मान्यता नहीं दी। बाद में क्या किया, सैयद हुसैन ने, जो सैयद बंधु थे, उन्होंने फर्रुखसियर को भी मार दिया था। और उसके बाद फर्रुखसियर के बाद कौन बना था? रफ़ी उद दरजात, यही बने थे ना, रफ़ी उद दरजात। और ये 1 साल रहे थे। सबसे कम टाइम पीरियड मुगल शासकों में अपन देखते हैं तो इन्हीं का रहा था। लास्ट में ये किस रोग से मर गए थे? क्षय रोग से। तो इसमें क्या था, 1717 को मुगल सूबेदार सैयद हुसैन और बालाजी बाजीराव के बीच में एक स्थायी समझौता हुआ था। समझौते में क्या क्या हुआ वो अपन करते हैं। पहला तो ये हुआ कि शिवाजी महाराज ने जिस क्षेत्र को वो स्वराज कहते थे, जितने भी क्षेत्र को, उस क्षेत्र को मान्यता दे दी इन्होंने। एक तो कि शिवाजी ने जितने क्षेत्र को स्वराज घोषित किया उसको इन्होंने भी मान्यता दे दी। हाल ही में क्या थे, मराठों ने 4 दक्षिण के क्षेत्र थे, 4 दक्षिण के क्षेत्र थे, उन पर अधिकार कर लिया था। तो उनको भी मुगलों ने मान्यता दे दी कि ये आपके अधिकार में रहेंगे। पहला तो क्या किया कि शिवाजी के स्वराज को मान्यता दे दी। दक्षिण के हाल ही में 4 जो मराठों ने क्षेत्र जीते हैं उन पे अधिकार को मान्यता दे दी। तीसरा क्या किया, मुगलों के 6 सूबे थे साउथ में, कितने? 6। तो 6 सूबों में चौथ और सरदेशमुखी का भी अधिकार दे दिया कि तुम इनमें चौथ और सरदेशमुखी वसूल कर सकते हो। चौथा अधिकार इनको ये दिया कि 15,000 सैनिक आपको मुगलों को देने पड़ेंगे जब जब भी मुगलों को जरूरत पड़ेगी। भाई आप हमारे से पैसे ही पैसे ले रहे हो, इतने इलाके के जो भी चौथ सरदेशमुखी वसूल कर रहे हो, इसलिए आप हमें 15,000 सैनिकों की सहायता भी दोगे और 10 लाख रुपए वार्षिक हमें पैसे भी दोगे। तो ये कुछ समझौते हुए। इससे क्या हुआ कि जो शिवाजी का जितना क्षेत्र था वो क्षेत्र मिल गया इनको। हाल ही में 4 क्षेत्र जीते थे वो मिल गया। 6 सूबे थे उनका चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार मिल गया। और इनको ये कहा था कि आप जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो 15,000 सैनिक उपलब्ध कराओगे। तो इससे क्या हुआ, ये दिल्ली गए। तो दिल्ली की जो राजनीति थी उनमें इन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। भविष्य में कई वर्षों तक दिल्ली की राजनीति में मराठों का हस्तक्षेप हो जाएगा। इस प्रकार ये उत्तरी भारत की तरफ आक्रमण करने लग गए। 10 लाख रुपए वार्षिक देंगे। तो इसमें लिखो 1717 को, इसमें लिख लो मुगल मराठा संधि, टॉपिक लगा लो अलग से, मुगल और मराठा संधि। मुगल और मराठा संधि। उसमें लिखो यह संधि 1717 को, नहीं पहले लिखो समझौता, लिखो इसको संधि, फिर 19 में मान्यता इसको मिलेगी रफ़ी उद दरजात ने, तब संधि बनेगी। तो मुगल मराठा समझौता। सत्रह सौ 17 में बालाजी विश्वनाथ तथा मुगल सूबेदार
सैयद हुसैन के बीच एक स्थायी समझौता हुआ जिसमें मुगलों तथा मराठों के अधिकार एवं प्रभाव क्षेत्र की व्याख्या की गई थी। अधिकार एवं प्रभाव क्षेत्र की व्याख्या की गई थी। अब उसमें लिखते जाओ। प्रावधान नंबर 1, प्रावधान क्या थे? पहला प्रावधान क्या था? शिवाजी के स्वराज को मान्यता। तो पहला लिख दो, स्वराज को मान्यता। शिवाजी के स्वराज को मान्यता दी गई। दूसरा क्या था? जो हाल ही में मराठों ने तो पहला लिखो, शिवाजी के स्वराज को मान्यता दी गई। शिवाजी के स्वराज को मान्यता दी गई। हाल ही में 4 क्षेत्र जीते थे इन्होंने। तो हाल ही में मराठों द्वारा विजित 4 प्रदेश बरार, खानदेश, हैदराबाद, बरार, खानदेश, हैदराबाद, गोंडवाना मराठों को दे दिए गए। हाल ही में जीते गए 4 प्रदेश मराठों को सौंप दिए गए। तीसरा लिखो, अभी भी क्या थे? साहू को तो मुक्त कर दिया था, लेकिन साहू के अभी भी कुछ परिवारजन किनके पास थे? मुगलों के पास। तो तीसरा प्रावधान इन्होंने किया कि साहू के सभी परिवारजनों को मुगलों की कैद से मुक्त कर दिया। तो साहू के सभी परिवारजनों को मुगलों की कैद से रिहा कर दिया जाएगा। अगला लिखो, मराठों को मुगलों के दक्षिण में 6 सूबों में मराठों को मुगलों के 6 दक्षिणी सूबों में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मिला। और 10,000 की सेना मराठों द्वारा 15,000 सैनिकों की सहायता 15,000 सैनिकों की सहायता मराठों द्वारा मुगलों को दी जाएगी। तथा प्रतिवर्ष मुगल बादशाह को 10 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। तथा प्रतिवर्ष मुगल बादशाह को 10 लाख रुपए भी
दिए जाएंगे। अभी लास्ट पॉइंट इसमें लिखो, कोल्हापुर में कौन रह रही थी? ताराबाई। तो कोल्हापुर में इस समय ताराबाई का पुत्र था संभाजी सेकंड। कौन था? संभाजी सेकंड। तो ताराबाई, तो ये एक प्रोविजन में डाला कि कोल्हापुर में रह रहे संभाजी सेकंड को मराठों द्वारा तंग नहीं किया जाएगा। कोल्हापुर में रह रहे संभाजी सेकंड को मराठों द्वारा तंग नहीं किया जाएगा। अब इस संधि को मान्यता किसने दी? है ना, समझौते को मान्यता किसने दी? मान्यता दी थी रफी उद दरजात ने। तो लिखो समझौते को मान्यता 1719 में रफी उद दरजात ने दी। इसलिए इसको कहते हैं दिल्ली संधि भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दिल्ली संधि। तो प्रश्न आ जाए दिल्ली संधि क्या थी, तो लिख देना 1719 को हुई थी मुगलों और मराठों के बीच में। मान्यता किसने दी थी? रफी उद दरजात ने। एक इतिहासकार हुआ है रिचर्ड टेम्पल। तो लिखो इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने मराठों तथा मुगलों की इस संधि को मराठा राज्य का मैग्ना कार्टा का है। मराठा राज्य का मैग्ना कार्टा का है। जबकि फर्रुखसियर ने जो अंग्रेजों को दिया था उसको भी मैग्ना कार्टा किस इतिहासकार ने कहा था? ऑर्म्स ने कहा था। कब हुई थी वो? 1717 में। अब देखो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। तो दूसरा संस्थापक कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को। तो इसमें आगे लिखो बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक। मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक इनको कहा जाता है। लास्ट पॉइंट लिखो, उत्तर भारत की राजनीति में पहली बार हस्तक्षेप किसके समय हुआ? बालाजी विश्वनाथ। तो लिखो बालाजी विश्वनाथ के समय मराठों का उत्तर भारत की राजनीति में पहली बार हस्तक्षेप हुआ। अब देखो पेशवा ये जब बने थे 1713 में बने, 1720 में इनकी मृत्यु हुई। तो पेशवा पद को ये वंशानुगत बना गए कि इनकी पीढ़ियों को ही मिलेगी। तो ये लिख लो पेशवा पद को इन्होंने वंशानुगत कर दिया। तो प्रश्न पूछते हैं पेशवा पद वंशानुगत किसने किया? पेशवा पद को इन्होंने वंशानुगत कर दिया। अब इससे आगे कौन है? पेशवा कौन आएंगे? बाजीराव प्रथम। तो लिखो बाजीराव प्रथम। अब इनमें समझाने के लिए ज़्यादा नहीं है।
ये क्या थे, जो बालाजी विश्वनाथ थे उनके पुत्र थे, क्योंकि पेशवा पद को वंशानुगत कर दिया था। इन्होंने मराठों को जो दक्षिण भारत है, उत्तर भारत है, वहाँ पे विशाल क्षेत्र तक इन्होंने विजय प्राप्त की। इनका एक सपना था, अटक से कटक तक, अटक से कटक तक ये विजय पताका फहराना चाहते थे। कटक कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, और कटक पड़ता है पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में। ये मराठा की पताका फहराना चाहते थे अटक से कटक तक, इसलिए उन्होंने क्या, उत्तरी भारत में भी हस्तक्षेप किया, दक्षिणी भारत में भी किया, मध्य भारत में भी किया। तो ये हमेशा लड़ते ही रहते थे, लड़ते ही रहते थे, इसलिए इनका नाम ही क्या रख दिया, लड़ाकू पेशवा, लड़ाकू पेशवा रख दिया। किसके पुत्र थे ये, बालाजी विश्वनाथ के। बालाजी विश्वनाथ भी खुद क्या थे, योग्य थे, और ये भी योग्य थे, तो उनको योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा जाता है। अभी लिखना नहीं है, योग्य पुत्र पिता का योग्य पुत्र। अब इन्होंने एक आदर्श दिया था, वो देखो वो पूछते हैं एग्जाम में, हिंदू पद पादशाही का। क्या दिया था, हिंदू पद पादशाही का। अब उन्होंने उस समय कहा कि भारत में जितने भी विदेशी आक्रमणकारी हो रहे हैं, उनके कारण अपनी जो हिंदू संस्कृति है, हिंदू धर्म है, इन सब को नाश हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो मराठों का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, हिंदू पद पादशाही की स्थापना करने का आदर्श है। हिंदू पद पादशाही के आदर्श में वो क्या करना चाह रहे थे, विदेशी आक्रमणकारी आ रहे थे, उनसे भारतीय धर्म संस्कृति इनकी रक्षा करना चाह रहे थे। साथ ही इन्होंने दो चीज़ और जोड़ दी इसमें, गाय और ब्राह्मण की, कि इन्होंने कहा कि विदेशी आक्रमणकारियों से हमारा भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना ही हमारा मुख्य ध्येय है, तथा गाय और ब्राह्मण की रक्षा करने का दायित्व भी हमारा है। हालांकि इनके बाद बाजीराव प्रथम के बाद इनका पुत्र आता है बालाजी बाजीराव। उन्होंने कहा हम हिंदू पद पादशाही का आदर्श त्याग रहे हैं। उन्होंने क्यों त्यागा, क्योंकि मराठों को यदि दक्षिण भारत में जीतना था, उत्तर भारत में जीतो, मध्य भारत में, वहाँ तो सभी हिंदू राज्य थे, और वहीं से तो ये क्या, चौथ और वसूली टैक्स कर रहे थे। तो एक तरफ तो वो चाह रहे थे कि हिंदू राजाओं को ये साथ लें, दूसरी तरफ चाह रहे थे कि चौथ और वसूली भी ये करते रहें, तो ये दोनों साथ साथ चल नहीं सकते थे। इसलिए बालाजी बाजीराव ने फिर इस नीति को त्याग दिया था। तो हिंदू पद पादशाही का आदर्श इन्होंने रखा था। तो पहला लिखो इसमें, इनको लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है, इनको लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। दूसरा लिखो, ये बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। ये बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। इनको हिंदू पद पादशाही का संस्थापक माना जाता है। अब नीचे लिख लो अलग से, हिंदू पद पादशाही क्या है, हिंदू पद पादशाही क्या है। बाजीराव प्रथम ने विदेशी आक्रमणकारियों से हिंदू धर्म, संस्कृति, गाय, ब्राह्मण, की रक्षा पर बल दिया। इस हेतु उन्होंने सभी भारतीय हिंदू राजाओं के साथ समान व्यवहार करने का आदर्श रखा।
ताकि सभी एकजुट होकर अपने धर्म और संस्कृति को बचा सकें। हालांकि बालाजी बाजीराव के समय इस आदर्श को मराठाओं द्वारा त्याग कर दिया गया। अब देखो, एक पालखेड़ा का युद्ध हुआ था इनके समय, पालखेड़ा का युद्ध हुआ था 1728 में। उसमें देखो किस किस के बीच हुआ था। पालखेड़ा का युद्ध, खेड़ा का तो हुआ था ताराबाई और साहू के बीच में, ये है पालखेड़ा का, वो 1707 में हुआ था, ये 1728 में हुआ था। ये हुआ था मराठों और चिनकिलीच खां के बीच में, मराठों तथा चिनकिलीच खां। पहले अपन ने पढ़ा था मोहम्मद सारंगीला के समय चिनकिलीच खां ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, पढ़ा था ना अपन ने, चिनकिलीच खां के बीच। इसमें मराठे विजयी हो जाते हैं। अब इस संधि में कुछ इनके बीच में एक संधि होती है, मूसी सिवगांव की संधि हुई मूसी सिवगांव की। उसमें प्रावधान किए गए, पहला प्रावधान तो ये किया गया कि साहू को छत्रपति मान लिया गया, साहू को छत्रपति मान लिया गया, एकमात्र छत्रपति। तो दूसरा छत्रपति कौन था उस समय जो हक कर रहे थे? ताराबाई का बेटा था संभाजी सेकंड। तो साहू को एकमात्र छत्रपति मान लिया गया। और दूसरा इन्होंने क्या दिया था, ये तो जहाँ पे भी जाते थे दो ही चीज़ लेते थे, चौथ और सरदेशमुखी। इन्होंने कहा कि निजाम के क्षेत्र में भी आप ये वसूल कर सकते हो। तो ये लिखो, पालखेड़ा का युद्ध, पालखेड़ा का युद्ध, इसमें लिख लो 1728 मराठे तथा चिनकिलीच खां के बीच, मराठों तथा चिनकिलीच खां के बीच। परिणाम लिखो, इसमें परिणाम मराठे विजयी रहे। मराठे विजय रहे। संधि लिखो, मुंशी सिवगांव की संधि, या मूंगी सिवगांव लिख लो, मूंगी सिवगांव, मूंगी सिवगांव। मूंगी सिवगांव की संधि। संधि के प्रावधान लिखो। पहला प्रावधान लिखो, साहू को मराठों का एकमात्र नेता मान लिया गया। दूसरा लिखो, निजाम ने मराठों को चौथ तथा सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया।
आगे लिखो, इनके समय क्या हुआ, इन्होंने कुछ क्षेत्र जीते। पुर्तगाली उस समय गोवा के आसपास शासन कर रहे थे, तो पुर्तगालियों से 2 क्षेत्र इन्होंने विजित कर लिए, सालसेट और बसीन। तो लिखो पुर्तगालियों से सालसेट और बसीन छीन लिए, पुर्तगालियों से सालसेट तथा बसीन छीन लिए। आगे लिखो, इन्होंने जंजीरा के सिद्धियों का दमन किया। ये अफ्रीकन लोग थे, यहाँ पे एक इनकी बस्ती थी, तो वो भी हमेशा विद्रोह करते रहते थे, इसलिए जंजीरा के सिद्धियों का दमन किया। पुर्तगालियों से सालसेट तथा वसीन प्राप्त कर लिए, जंजीरा के सिद्धियों का दमन किया गया। अब इनकी एक युद्ध पद्धति थी, गुरीला युद्ध पद्धति। कौन सी थी? गुरीला युद्ध। क्या थी वो तो अपन जो मध्यकाल उसमें देखेंगे, पर गुरीला युद्ध पद्धति में क्या करते थे, उसको छापामार युद्ध भी कहते हैं, छापामार या गुरीला। देखो उसमें समझो क्या है, महाराष्ट्र क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है, महाराष्ट्र पहाड़ी क्षेत्र है। सबसे पहले गुरीला युद्ध पद्धति देखें तो अपन जैसे अपने एक तो महाराणा प्रताप ने अपनाई, दूसरी अपनाई मलिक अंबर था साउथ के अंदर, जिसने जहांगीर के खिलाफ दक्षिण भारत में अपनाई थी। उसके बाद में जो मराठों में सबसे ज़्यादा अपनाया, उसको अपनाया था शिवाजी ने। और शिवाजी के बाद जो मराठों में सबसे ज़्यादा अपनाया वो था बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम। तो गुरीला युद्ध पद्धति में क्या था, जैसे शिवाजी ने क्यों अपनाई थी और प्रताप ने क्यों अपनाई थी? प्रताप के सामने था मुगल शासक था अकबर, शिवाजी के सामने थे औरंगजेब। अब आमने सामने के युद्ध में तो ये कभी भी इनको जीत नहीं सकते थे, क्योंकि इनके पास विशाल सेना थी, इनके पास छोटी सेना थी, इनके पास भी सेना थी। तो आमने सामने के युद्ध में ये कभी भी आपस इनको जीत नहीं सकते थे। इसलिए इन्होंने क्या सोचा कि छिपकर वार किया जाए, छिपकर। तो और इनके जो इलाके थे वो इसके अनुकूल भी थे। इनके लिए जो ज़रूरत पड़ती है वो पहाड़ी इलाकों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये पहाड़ी है, तो इन पहाड़ियों में ये क्या करते थे, छुप जाते थे, और जब भी सेना उनकी आराम कर रही होती अचानक अटैक करते, फिर पहाड़ियों में भाग जाते थे। तो महाराष्ट्र भी पहाड़ी इलाका था, प्रताप ने अपनाई तो अपने जो दक्षिणी राजस्थान है वो भी पहाड़ी इलाका है, इसलिए इनके लिए आदर्श थी। फिर ये जो यहाँ की जातियाँ थी वो इनके अनुकूल थी चलने में। मराठे जो सेना लेते थे वो लगभग उत्तरी भारत वाले लेते थे, इसलिए उत्तरी भारत के लोग जो पहाड़ी क्षेत्र थे उनमें ज़्यादा सफल नहीं हो पाते थे। इसलिए शिवाजी ने औरंगजेब के खिलाफ ली थी, मलिक अंबर ने जहांगीर के खिलाफ ली थी, और बाजीराव प्रथम ने सबसे ज़्यादा चर्चित किया मराठों के इस शिवाजी के बाद में। तो इसमें लिखो, मराठों में शिवाजी के बाद, मराठों में शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ने, मराठों में शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ने गुरीला युद्ध पद्धति को, गुरीला कोष्टक में छापामार भी लिख लेना, क्या लाइन लिखवाई थी एक बार बोलना उसको। मराठों में शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ने गुरीला युद्ध पद्धति को सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया, सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया। अब इनका जो पारिवारिक जीवन था वो बड़ा विवादास्पद रहा है, तनावपूर्ण रहा था। एक महिला थी मस्तानी, जो आपने फिल्म देखी ना बाजीराव मस्तानी, तो उसमें बाजीराव तो ये बाजीराव प्रथम थे और मस्तानी थी वो इनकी रखेल थी। तो इसमें लिखो, बाजीराव प्रथम अपनी रखेल मस्तानी के कारण तनावपूर्ण पारिवारिक जीवन में रहे थे।
लास्ट लिखो, सबसे ज़्यादा मराठा साम्राज्य का प्रसार इन्हीं के समय हुआ था। सबसे ज़्यादा मराठा साम्राज्य का प्रसार या विस्तार इन्हीं के समय हुआ था। इन्होंने एक लाइन बोली थी जो मैंने पहले बताया था, साहू जी को कहा था। साहू को इन्होंने एक बात बोली, हम मराठों का पताका कहाँ तक फहराना चाहते हैं? अटक से कटक तक। तो फिर साहू ने कहा कि आप एक योग्य पिता के एक योग्य पुत्र हो, आप निश्चित रूप से मराठा की पताका हिमालय के उस पार पहुंचा दोगे। तो इसमें एक लाइन लिखो, बाजीराव ने साहू से कहा, बाजीराव ने साहू से कहा कि मराठों की पताका अटक, अटक ब्रैकेट में लिख लो, पाकिस्तान, अटक से कटक, कटक उड़ीसा में, वर्तमान उड़ीसा में पड़ता है, तक पहरा दिया जाएगा, फहरा दिया जाएगा। मराठों की पताका अटक से कटक तक पहरा दिया जाएगा। तो जवाब में साहू ने कहा, तो जवाब में साहू ने कहा, आप योग्य पिता के, आप योग्य पिता के, योग्य पिता के योग्य पुत्र हो, आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हो, और मुझे विश्वास है कि, और मुझे विश्वास है कि आप मराठों की पताका हिमालय के पार ले जाएंगे। अब क्या थे, पूना में जो पेशवा था, देखो इसमें पूना में पेशवा था, उनके सहयोगी के रूप में कुछ मराठा सरदारों के दल गठित हुए। सहयोगी के रूप में एक मराठा संघ बनाया गया जो पेशवा को सहयोग देते थे। इस संघ में 4 थे। पहला था ग्वालियर के थे, ग्वालियर का एक परिवार था सिंधिया। ग्वालियर में ऐसा तय हुआ कि सिंधिया फैमिली से आएगा। दूसरे आए इंदौर से, इंदौर के थे होलकर। तीसरे हुए बड़ौदा, गुजरात में, बड़ौदा के थे गायकवाड़। और चौथे थे नागपुर के भोंसले। तो इन 4 को मिला के एक क्या बना, मराठा संघ। और ये संघ क्या करता था, जब जब भी पेशवा को किसी प्रकार की ज़रूरत होती तो इनसे सैन्य अनेक प्रकार की सहायता मांगते थे। तो जो ग्वालियर का सिंधिया परिवार है, इसका तो वर्तमान भारतीय राजनीति में अभी तक भी वजूद है। बाकी सारी फैमिली गायब हो गई। जैसे अपने वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं, वो इसी फैमिली से हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी इसी फैमिली से हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पिताजी और वसुंधरा जी बहन है, खास बहन आपस में। और जब बीजेपी जो संस्थापक थे, बीजेपी के जो संस्थापक लीडर हैं, उनमें वसुंधरा जी की माताजी थी विजय राजे सिंधिया। उस समय बीजेपी के पास पैसों की कमी थी, तो इन्होंने अपने जो आवास थे, अपने होटल थे मुंबई के अंदर, उनको बेच दिया था। इनकी जो हवाई यात्रा होती थी उनका प्रबंध भी इनकी माताजी करती थी। तो ये लिख लिया ना कि पेशवा का सहयोग करने के लिए 4 सहयोगी मराठा संघ बनाए गए। ये लिख लिया ना? हाँ, तो इसमें लिखो, पूना में पेशवा के सहयोगी के रूप में, पूना में पेशवा के सहयोगी के रूप में
4 मराठा संघ का निर्माण किया गया। उसमें लिख लो फिर ये ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोंसले। आगे चलें। अब आगे पेशवा कौन है? बालाजी बाजीराव। इनका टाइम पीरियड क्या था? 1740 से 1761। इनका दो नाम थे, एक तो इनको कहते थे नाना साहब। क्या कहते थे? नाना साहब। दूसरा इनका उपनाम था बालाजी द्वितीय। बालाजी द्वितीय। अपन ने अभी पढ़ा था बाजीराव प्रथम ने हिंदू पदपादशाही का आदर्श दिया था, लेकिन इन्होंने हिंदू पदपादशाही का आदर्श त्याग दिया, क्योंकि ये पड़ोसी जो राज्य थे उनको लूटकर चौथ और सरदेशमुखी वसूलना चाहते थे, इसलिए हिंदू पदपादशाही का आदर्श चल नहीं सकता था, इसलिए इन्होंने आदर्श त्याग दिया। तीसरा इन्होंने क्या किया, इस समय अपन पढ़ते हैं बंगाल में था अलीवर्दी खां, और अलीवर्दी खां के नियंत्रण में आ गया था उड़ीसा, इसलिए उनसे उड़ीसा इन्होंने छीन लिया। उड़ीसा छीन लिया। पहले तो ये 3 लिखो, उसके बाद में अपन देखेंगे संगोला की संधि। तो बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 लिखो। इनका उपनाम बालाजी द्वितीय तथा नाना साहिब हैं। इनका उपनाम बालाजी द्वितीय तथा नाना साहिब हैं। दूसरा लिखो, अपने पिता बाजीराव प्रथम के हिंदू पदपादशाही के आदर्श को त्याग दिया। तीसरा लिखो, अलीवर्दी खां से उड़ीसा छीन लेते हैं। अब देखो 1749 में साहू की मृत्यु हो जाती है। एक टॉपिक लिख लो आगे, संगोला की संधि, है ना, एक बार उसमें देख लो। 1749 में क्या होता है, साहू की मृत्यु हो जाती है। साहू की मृत्यु। अब साहू की क्या थी, कोई भी संतान नहीं थी। इनके संतान नहीं थी तो इन्होंने क्या किया, ताराबाई का एक पुत्र था, जिसको अपन देसी भाषा में पोता कहते हैं ना, पुत्र। तो पुत्र था राजा राम सेकंड। तो राजा राम सेकंड को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दूसरी तरफ ये ताराबाई क्या चाह रही थी कि राजा राम सेकंड को शासन नहीं मिलके ये स्वयं अपने हाथ में लेना चाह रही थी, अपने स्वयं हाथ में लेना चाह रही थी। इसी बीच संधि होती है। राजा राम का पक्ष लेने के लिए कौन आ जाते हैं, पेशवा। तो पेशवा और राजा राम सेकंड के बीच में एक संधि हो जाएगी, उसी को संगोला की संधि कहते हैं। तो ये हुई राजा राम सेकंड और पेशवा के बीच में, पेशवा के बीच। तो पहले तो ये लिखो, इसके परिणाम क्या थे, प्रावधान क्या थे, अपन वो करेंगे, है ना। तो ये लिख लो, ये हुई थी 1750 में। तो इसमें डेट लिखना है यहाँ पे 1750, और हुई किसके बीच में थी, राजा राम सेकंड और पेशवा के बीच में। तो सन लिखना 1750, राजा राम और पेशवा के बीच में। पेशवा कौन था, बालाजी बाजीराव। तो पेशवा बालाजी बाजीराव और राजा राम सेकंड के बीच में 1750 में यह संधि हुई थी। इसमें क्या हुआ, चूंकि अब राजा राम सेकंड पेशवा के पास सहायता के लिए गया था, तो पावरशाली कौन था, पेशवा। तो पेशवा ने अपने हिसाब के अकॉर्डिंग इस संधि के प्रावधान किए। इन्होंने सबसे पहला प्रावधान तो ये कर दिया कि जो छत्रपति है,
तो पहला प्रावधान लिखो, छत्रपति को नाम मात्र का शासक घोषित कर दिया गया। जो भी संधि के तहत हुआ सब पावर किसने ले ली? पेशवा ने। तो छत्रपति को नाम मात्र की शक्ति दी गई। तथा पेशवा वास्तविक शासक बन गए। तथा पेशवा वास्तविक शासक बन गए। एक मराठा संघ का गठन किया गया। एक मराठा संघ का गठन किया गया जिसका प्रमुख पेशवा होता था। एक मराठा संघ का गठन किया गया जिसका प्रमुख पेशवा होता था। अब मराठा राजनीति का केंद्र सतारा से कहाँ जाता है? पूना। तो ये लिखो, अब मराठा राजनीति का मुख्य केंद्र सतारा की बजाय पूना हो जाता है।